डॉक्टर अनीता तंबोली। बच्चों, हम लोग सामाजिक समस्या के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की समस्याओं को पढ़ रहे हैं और इसको 2 वीडियो में हमने देखा है। पहला जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने चर्चा की थी अनुसूचित जनजाति किसको कहा जाता है और इनकी जो समस्या है उसके क्या क्या कारण हैं। अब वीडियो पार्ट 2 में आज हम चर्चा करेंगे कि इनकी जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनकी कौन कौन सी समस्या, आज उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जनजाति किसको कहा जाता है। चूंकि जनजाति जो लोग हैं ये पहाड़ों जंगलों में अधिकांशतः वहाँ पर निवास करते हैं और लंबे अरसे से वो हमारे जो सभ्य समाज के संपर्क से दूर रहे हुए हैं। तो इस आधार पर और आज जो नए नए कानून नियम बन गए हैं और इनका जो जनजातियों के साथ कुछ संपर्क हुआ, कुछ का नहीं हुआ, तो दोनों ही चीज़ें कारण जो हमने पिछले वीडियो में देखे हैं, तो उन कारणों के कारण इनमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। तो सबसे पहले हम देखें कि इनके दुर्गम निवास स्थान इनकी अपने आप में एक समस्या है, क्योंकि जैसा कि ये घने जंगलों में दूर दराज पहाड़ों पर निवास करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप ये जो हमारे आधुनिकीकरण है उससे ये दूर है और इनमें जो भी इसी वजह से इनमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना इनको करना पड़ रहा है। दूसरी समस्या हम देखें आर्थिक समस्या। सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि ये गरीबी के उसमें निवास कर रहे हैं। हालांकि ये जो जंगलों में पहाड़ों पर निवास करते थे तो वहाँ पर इनका जंगलों पर इनका अधिकार था। ये जंगलों की चीज़ों को यूज़ करते थे, उनसे अपना भोजन पानी अपना पालन पोषण उसी जंगलों की जो भी अवेलेबल वस्तुएं होती थी उसके आधार पर ये अपना जीवन यापन करते थे। और इसके बाद हम देखें कि इनमें जो आर्थिक समस्या है, कई प्रकार की समस्याओं को इनको सामना करना पड़ रहा है। इसमें सबसे पहली इनकी जो समस्या है स्थानांतरित खेती की समस्या है। स्थानांतरित खेती क्या है? जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, स्थानांतरित यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये अपना कल्टीवेशन शिफ्ट करते रहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। यानी ये जिस जगह पर ये एक बार खेती फसल उगा लेते हैं वहाँ पर फिर वो उस फसल को जैसे हम हल जोत कर दोबारा बीज बोते हैं, ऐसा ये लोग नहीं करते। ये उसको जमीन पर हल नहीं जोतते, ये उसको वैसे ही छोड़ देते हैं फसल काटने के बाद और उसको जो उनके जो पेड़ की जड़ें रहती है उनको वो जला देते हैं और उसके बाद वो फिर 2-3 साल तक उस जगह पे खेती नहीं करते और दूसरी जगह पे खेती करते हैं। फिर वहाँ पर वो एक फसल लेने के बाद फिर उसको 2-3 साल के लिए छोड़ देते हैं। इसलिए ये स्थानांतरित करते रहते हैं अपनी खेती को। तो इस वजह से क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा फसल नहीं ले पाते और ये गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। दूसरा हम देखें नवीन भूमि व्यवस्था और कृषि भूमि का अभाव। अब जैसे जैसे हमारे नए जो नियम बने कृषि भूमि और उसके आधार पर, तो इन लोगों के पास पहले ये जंगलों पर इनका अधिकार होता था, ये जहाँ चाहे वहाँ पर जंगल काट कर अपना खेती कर लेते थे। लेकिन नवीन जो व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग ये लोग कहीं पर भी अपनी खेती नहीं कर सकते और इनके पास इतनी कृषि भूमि भी नहीं होती जिससे ये अपना उचित मात्रा में इनकी फसल पैदा हो और ये अपना जीवन यापन कर पाए। इसी आधार पर इनमें ऋणग्रस्तता की समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि पहले ये लोग जो इनकी अर्थव्यवस्था थी वस्तु विनिमय पर के आधार पर थी। यानी ये वस्तु के बदले वस्तु देते लेते रहते थे और अपना सारा आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। लेकिन अब जैसे ये संपर्क में नए सभ्य समाज के संपर्क में आए तो मुद्रा अर्थव्यवस्था से परिचित हुई। मुद्रा अर्थव्यवस्था में सामान के बदले पैसा देना, तो इससे इनमें ऋणग्रस्तता की समस्या उत्पन्न हुई। फिर हम देखें जंगलों से संबंधित समस्या, यानी जो जंगल पर इनका पूरा अधिकार हुआ करता था और उसका जो सामान होता था उस पे वो उसको बेचकर अपनी आजीविका कमा लेते थे। लेकिन अब जंगलों पर इनका अधिकार नहीं है। सरकार के अंदर सारे जंगल नियम के अनुसार इनको किसी भी वस्तु पर इनका अधिकार नहीं रहा। फिर हम देखें कृषि मजदूर और औद्योगिक श्रमिकों की समस्या। सबसे बड़ी समस्या इनमें वर्तमान में ये देखने को मिलती है कि अब जो ये लोग जिस एरिया में रहते थे वहाँ बहुत खनिज संपदा अवेलेबल है और वहाँ पर नए नए उद्योगों की स्थापना हुई और जहाँ जहाँ उद्योगों की स्थापना हुई ये जो जनजाति लोग श्रमिकों के रूप में वहाँ पर काम करने लगे और जो औद्योगिक श्रमिकों कृषि मजदूरों की जो समस्या है वो सारी समस्या इनमें हमको देखने को मिली। आगे हम देखें सांस्कृतिक समस्या।
सांस्कृतिक समस्या वही, जैसे पहले तो ये जो भौगोलिक दृष्टि से ये लोग दुर्गम निवासी स्थान पर निवास करते थे और इनका जो आधुनिक संस्कृति से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन अब धीरे धीरे ये बाह्य संस्कृतियों के संपर्क में भी आए और इसके आधार पर इनमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। जैसे हम देखें, सबसे पहला धार्मिक समस्या। इनका अपना धर्म, अपना रिलीजन था, इनका अपना धर्म, अपना रिलीजन था और वो उसी आधार पर ये अपना सारा धर्म को मानते थे। लेकिन जैसे जैसे ये सभ्य समाज के संपर्क में आए, ये अपने धर्म को भी मानने लगे और दूसरे धर्म को भी, खास करके ईसाई धर्म को इन्होंने फॉलो करना शुरू किया और इससे इनमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना हम देख सकते हैं। दूसरा, हम भाषा संबंधी समस्या को देख सकते हैं कि जब ये इनकी अपनी एक भाषा होती है, हर जनजाति की अपनी एक भाषा होती है और वो अपना कम्युनिकेशन उसी भाषा के आधार पर करते हैं, लेकिन ये जैसे सभ्य समाज के संपर्क में आए, ये द्विभाषी हो गए और इस आधार पर उनको कई प्रकार की लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई। फिर हम अंतर जनजाति जो सांस्कृतिक अंतर की जो समस्या है कि अपनी संस्कृति को भी ये पूरी तरह से नहीं छोड़ पा रहे और दूसरी संस्कृति को भी ये पूरी तरह से नहीं अपना पा रहे, तो इस तरह से इनमें सांस्कृतिक भिन्नता उत्पन्न हो गई। फिर हम देखें अनुकूलन की समस्या, वही प्रॉब्लम कि जब हम दूसरी संस्कृति, दूसरे समाज के संपर्क में आते हैं तो हम उनके साथ एडजस्ट पूरी तरह से नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे अगर हम वर्तमान में हम अपने सभ्य समाज को देखें, भारतीय समाज और पाश्चात्य संस्कृति, वही समस्या इनमें जो जनजाति और सभ्य समाज की जो संस्कृति है उसमें हमें देखने को मिलती है कि हम पूरी तरह से उसके साथ अनुकूलन नहीं कर पाते। फिर हम देखें कि जब ये नई सभ्य संस्कृति के संपर्क में आए और खास करके ईसाई मिशनरी के प्रभाव के कारण कई जो जनजाति है उन्होंने अपनी संस्कृति को त्याग दिया, पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया, अपने रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, युवाग्रह को त्यागने लगे। युवाग्रह क्या है? युवाग्रह एक तरह का, जैसे हम वर्तमान में हम कहें को एक क्लब की तरह होता है कि वहाँ पर ये सब युवा लोग मिलते हैं, आपस में परिचय होता है और बहुत सारी चीज़ें ये वहाँ पर सीखते हैं। तो युवा ग्रह को अब ये अच्छा नहीं मानने लगे और इस तरह से इनकी प्राचीन जो ललित कला है उसका पतन होने लगा और इसके साथ ही इनकी जो गायन, संगीत आदि जो भी इनका जो क्राफ्ट है उसको भी वो धीरे धीरे छोड़ने लगे। तो इस तरह से हम देखें कि सांस्कृतिक समस्या भी इनके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। फिर हम देखें इनकी सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्या जब हम देखें कि जब ये नहीं हमारे सभ्य समाज के संपर्क में आए, संस्कृति के संपर्क में आए, तो इनमें कई प्रकार की सामाजिक समस्या देखने को मिली। जैसे बाल विवाह की समस्या। जनरली ये जनजाति के लोग युवा अवस्था में ही विवाह करते थे, लेकिन अब जैसे सभ्य समाज के संपर्क में आए, इनमें भी बाल विवाह होने लगे और बाल विवाह वाली जो समस्या है वो इनमें भी देखने को मिलती है। दूसरा हम देखें कन्या मूल्य समस्या। कन्या मूल्य क्या है? जैसे हमारे यहाँ दहेज प्रथा की जब लड़की को दहेज दिया जाता है, लेकिन जनजातियों में क्या होता है कि लड़के वाले लड़की को कन्या मूल्य देते हैं। अब ये कन्या मूल्य पहले तो वस्तु के रूप में दिया जाता था इन लोगों के अंदर, लेकिन अब ये जब मुद्रा अर्थव्यवस्था में आए तो कन्या मूल्य नगद के रूप में इनकी डिमांड बढ़ती गई, तो इससे इनमें ऋणग्रस्तता और दूसरी कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिली। शिक्षा मनोरंजन का केंद्र जो युवागृह है उसका पतन। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो युवागृह है आदिवासियों के मनोरंजन, सामाजिक प्रशिक्षण, आर्थिक हितों की पूर्ति, शिक्षा आदि का प्रमुख साधन रहा है और कई जनजातियां इनको गोटुल के नाम से भी जानती है। तो इसका धीरे धीरे हास्य होने लगा। फिर हम देखें वेश्यावृत्ति, यौन रोग का पनपना, यानी जब इनके एरिया में बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां लगी, बिजनेस शुरू हुए, तो जो ठेकेदार है, साहूकार है, व्यापारी है, जो बाहरी लोग वहाँ पर आना जाना शुरू हुआ और उसके आधार पर इनकी जो महिलाएं हैं उनके अंतर्गत यौन वेश्यावृत्ति, यौन रोग आदि पनपने लगा और ये जो अजनजाति लोग हैं उन्होंने इनकी निर्धनता का फायदा उठाया। तो इस तरह से हम देखें कि इनमें कई प्रकार की सामाजिक आर्थिक समस्या हमें देखने को मिली। अब हम देखें स्वास्थ्य संबंधी समस्या। स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी हम देखें कि इनमें वस्त्रों का अभाव होता है कि ये लगातार जो 1 या 2 वस्त्र इनके पास होते, ज़्यादा नहीं होते। यानी पहले तो ये जंगलों में वैसे ही घूमते थे, अपना जो
जो खाल होती थी जानवरों की उसी को पहन के वो ये लोग रहते थे, लेकिन सभ्य समाज में इनके बीच में भी कपड़ों का चलन हो गया, लेकिन इनमें ज़्यादा वस्त्र नहीं होते तो उसी को पहने रहते हैं। परिणाम स्वरूप चर्म रोग और कई प्रकार के रोग इनको देखने को मिलते हैं। फिर इनमें कई जो रोग पैदा हो जाते हैं तो चिकित्सा सुविधा का अभाव है, क्योंकि ये घने जंगलों में पहाड़ों में निवास करते हैं तो वहाँ पर चिकित्सा सुविधा का अभाव होता है। और खास करके ये लोग टोना टोटका और उसी से अपना जो धार्मिक चीज़ें हैं उससे अपना इलाज करते हैं, तो इस आधार पर उनमें कई प्रकार के रोग हमें देखने को मिलते हैं। संतुलित भोजन और पेय पदार्थ की कमी, एक तो गरीबी के कारण ये लोग पौष्टिक भोजन नहीं ले पाते, और पहले ये जंगलों पर इनका राज होता था तो जंगलों में फल फूल जो भी इनको मिल पाता था वही वो उसको भोजन के रूप में लेते थे, तो पौष्टिक भोजन उनको मिल पाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता है। शिक्षा संबंधी समस्या, क्योंकि ये जंगलों में पहाड़ों में रहे हुए हैं तो इनमें शिक्षा का अभाव है और इनमें अज्ञानता और अंधकार में जी रहे हैं। फिर इनमें राजनीतिक चेतना का भी इनके बीच में समस्या है, क्योंकि पहले इनका अपना राजनीतिक संगठन अलग होता था, इनकी अपनी प्रणाली होती थी, दंड प्रक्रिया जो भी इनका होता था वो अपना कानून इनका चलता था। लेकिन नए सभ्य समाजों के संपर्क में इनमें नई जो राजनीति है वो भी उनके बीच में हमें देखने को मिलती है, लेकिन उसके आधार पर इनमें पूरी तरह से राजनीतिक चेतना नहीं है और वो दोनों अपने राजनीतिक संगठन और सभ्य समाजों के संगठन के बीच में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। तो इस तरह से हम देखें कि हमारी जो भारतीय आदिवासी जनजातियां हैं कई सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, सांस्कृतिक समस्याओं से पीड़ित है, और इसी वजह से हमारी सरकार इनको आगे लाने का प्रयास कर रही है। और इनको ऐसे जो जनजातियां हैं जो इस तरह की समस्याओं से ग्रसित है और बहुत पिछड़ी हुई हैं, उनको आगे लाने के लिए सरकार ने एक सूची बनाई और उनको आगे लाने के लिए कई प्रकार के सरकारी नियम कानून बनाए हैं, उनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, तो जिसकी वजह से ये आगे आ पाए, इसीलिए उस सूची में इनके नाम होने के कारण इनको अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दूसरी समस्या को लेकर हम डिस्कस करेंगे।